तुम जैसी लड़कियां कभी अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हारी दोबारा शादी करवाएंगे तब भी तुम मुसीबत की तरह हम पर सवार ही रहोगी। दूसरी बार भी तलाक लेकर हमारे घर आ जाओगी। पति मारता था, मानसिक तकलीफ देता था। तुम कोई अनोखी नहीं हो। यहाँ हर घर में यही होता है। औरत को ही घर बसाना होता है। अगर आज पति मार रहा है तो कल प्यार भी तो करता है। मगर तुम्हें घर बसाना नहीं आया, बस मुंह उठाकर भाइयों के सर पर खड़ी हो गई। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सिर्फ बच्चे के लिए खिलौनों की झुंझुनाहट सुनाई दे रही थी। सिया के गालों पर रंग उतर गया, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नजरें झुका ली, उंगलियां बेमकसद दुपट्टे के किनारों से खेलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि उसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया था। यही वजह थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ लम्हों बाद वह हिम्मत करके बोली, बस भाभी, मैं माफी चाहती हूँ अगर कोई गलतफहमी हुई। भाभी ने मजाक से हंकारा भरा, गलतफहमी? तुम जैसे लोग हमेशा अपनी हरकतों को माफी से ढांप देते हो। खैर, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगली बार अगर कुछ कम हुआ तो तुम्हें यही नहीं रहने दूंगी। समझ गई? ये तुम्हारे बाप का घर पहले था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी करवा दी, हिस्सा भी दे दिया। अब ये घर हमारा है, तो यहाँ रहना है तो हमारे उसूलों के मुताबिक रहना होगा। वह आगे बढ़ी, तुम इस घर में रह रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों का दूध भी उठा लो। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? सिया घबरा कर बोली, भाभी, मैंने चोरी नहीं की। भाई ने खुद कहा था कि ले लो, बच्चे के लिए चाहिए था तो बस एक कप लिया, बाकी वही रखा था। चाहे दूसरी भाभी ने लिया हो। वह घबराए अंदाज में उल्टा ही बोल गई। भाभी के चेहरे का रंग बदल गया। वह चीख पड़ी, खबरदार, मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। भगवान का आभार है कि उसका पति अच्छा कमाता है, तुम्हारी तरह नहीं जो 12,000 की नौकरी से घर चलाने को चली हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के घर का निवाला चुराना शुरू कर दो और उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं पर इल्जाम लगाओ। उनके होठ कांप गए। सिया बोली, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया भाभी, कसम से। चुप रहो। भाभी ने हाथ उठा दिया, जैसे उसकी आवाज सुनना भी गवारा न हो। तुम जैसी औरतें ही खानदान की बदनामी का कारण बनती है। शादी की, फिर तलाक लेकर वापस आ गई, अब हमारे सिर पर सवार हो। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ रखने दिया है। हम पर तो जैसे मुसीबत बन गई हो। वह बात खत्म करके मुड़ी और फिर कदमों की छाप के साथ दरवाजा तुरंत बंद करके चली गई। सिया एक लम्हे पर स्थिर खड़ी रही। उसके पीछे बेड पर बैठा बच्चा हंसा, जैसे कुछ समझ ही ना हो। सिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आंखों में स्वयं की एक नमी तैर रही थी। वह आहिस्ता से बेड के किनारे पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, सिर उठाया और लंबा सांस लिया। खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अपने आंसू चुपके से पोंछे और बेटे के पास जाकर उसके बालों पे हाथ फेरा। बच्चे ने मासूमियत से मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा, जैसे उसकी दुनिया में कोई गम ना हो। वह जानता ही नहीं था कि वह एक अनाथ बच्चा है जिसकी जिंदगी कांटों से भरी है। मगर कहते हैं, जब ऊपर वाला किसी बच्चे का बाप दुनिया से ले लेता है तो खुद उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है। वह गहरी सोच में डूब गई थी। मैं चुप रहूंगी मगर एक दिन सब समझ जाएंगे कि खामोशी कमजोरी नहीं होती। कमरे में फिर से खामोशी लौट आई, मगर अब उसमें एक अनदेखी कड़वाहट घुल चुकी थी, जो सुबह की रोशनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। कुछ लम्हे बाद वह हिम्मत करके सीधी स्कूल की तरफ रवाना हो गई, इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी किस तरह पलटने वाली है। सुबह के 8 बजे स्कूल की घंटी बजी तो सहन में बच्चों के शोर के साथ हल्की हवा चलने लगी। सूरज की रोशनी इमारत की सफेद दीवारों पर चमक रही थी। सिया ने अपने बच्चों को नर्सरी क्लास के दरवाजे तक छोड़ दिया और छोटा सा बैग कमरे पर लटकाए बच्चा उसकी उंगली पकड़े खड़ा था। वह नीचे झुककर बोली, मम्मी, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, आप खेलना, रोना नहीं। बच्चा कुछ लम्हे माँ को देखता रहा, फिर नर्सरी की टीचर के साथ अंदर चला गया। विनय बहुत समझदार था। कम उम्र में ही उसने कई चीजों को समझ लिया था, इसलिए आम बच्चों की तरह वह छोटी छोटी बातों पर रोता नहीं था। सिया ने एक गहरा सांस लिया। आंखों में एक नरम सी खाली जगह थी, मगर लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह रुख मोड़कर सेकेंडरी विंग की तरफ बढ़ गई। क्लास 8 के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। शोर एकदम रुक गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सारे बच्चे अपनी जगहों से खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मिस सिया, पूरी क्लास की आवाज एक साथ गूंजी। बैठ जाओ, आज हम दिल और दिमाग के बारे में बात करेंगे। उसने किताब टेबल पर रखी और नरम लहजे में बोली, किताबें निकालो। संख्या 40। फिर वो बोली, हम सब जानते हैं कि दिल खून पंप करता है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक मांसपेशी नहीं, ये एहसास का प्रतीक बन चुका है। खुशी हो या फिर दुख, मोहब्बत हो या गुस्सा, हम सब दिल का हवाला दे देते हैं। मगर असल में जो है कुछ हम महसूस करते हैं, वह दिमाग समझता है, विश्लेषण करता है और फैसला करता है।
बच्चे ध्यान से सुनने लगे। इंसान के जिस्म में करीब 8 करोड़ और 50 लाख न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे जब आप अपनी माँ को देखकर खुश होते हैं तो वह खुशी आपके दिल से नहीं बल्कि दिमाग के हिस्से से एमिगडाला से आती है। लेकिन क्योंकि हम इसे दिल के करीब महसूस करते हैं इसलिए कहते हैं मेरा दिल खुश है। वह रुकी, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, दिल और दिमाग एक टीम है। दिल महसूस करता है, दिमाग समझौता है। अगर दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो इंसान उलझ जाता है। पिछली पंक्ति में बैठी एक लड़की ने हाथ उठाया। मैडम, एक बात पूछूं? हाँ जरूर, माफ करना अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगे। दरअसल मैं आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हूँ, सिया ने सर हिलाकर पूछा। लड़की बोली, आजकल का जमाना बहुत एडवांस हो गया है। हम 8वीं में हैं मगर हर जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है। आपके ख्याल में ये गलत है? कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। सिया ने सांस भरी और नरम लहजे में बोली, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। यह आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आज मैं इसके बारे में भी बताने वाली थी क्योंकि ये सवाल हमारे टॉपिक से जुड़ता है। वह बहुत धैर्यवान टीचर थी। बच्चों को उन्हीं के अंदाज में पढ़ाना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह कुछ कदम चलकर क्लास के बीच में आ गई। देखो, जब इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर महसूस करने की क्षमता बढ़ती है। हम ध्यान, मोहब्बत, अपनाइल चाहने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। किसी को पसंद करना या किसी के लिए लगाव महसूस करना कोई बुरी चीज नहीं। एक रिश्ता तब मजबूत होता है जब उसमें इज्जत हो, बर्दाश्त हो और वक्त का सब्र हो। मगर तुम लोग अभी इस उम्र में हो जहाँ हर जज्बा ताज़ा लगता है। अगर दिमाग से सोचने छोड़ दो तो वही मोहब्बत बोझ बन जाती है। पहली लाइन का एक लड़का बोला, मतलब यह कि दोस्ती बुरी नहीं, बस हद होनी चाहिए। सिया ने कहा, बिल्कुल। वह मुस्कुराकर बोली, चलो अब किताबें देखो। यह लिखा है कि दिमाग के स्ट्रिंग्स दिल की रफ्तार बदल देती हैं। तुम जब घबराते हो तो दिल तेज धड़कता है। इसी तरह जब कोई तुम्हें पसंद आता है तो दिल बेतरतीब हो जाता है। मगर अगर दिमाग समझदार हो तो वह तुम्हें संभाल लेता है। यही असल समझदारी है। घंटी बची, बच्चे खड़े हुए। थैंक यू मैडम। सिया मुस्कुरा कर बोली, खुश रहो मगर सोच के साथ, दिल की नहीं दिमाग की सुनो, तभी दिल शांति में रहता है। वह क्लास से निकली तो दिल में एक इंतमान था। सीढ़ियों के नीचे गुजरती हवा के साथ उसे अपने बच्चे की हल्की याद आई जो भी नर्सरी में कहानी सुन रहा होगा। दिल ने मुस्कुराहट दी और दिमाग ने आहिस्ता से कहा, यही संतुलन जरूरी है। दूसरी तरफ स्कूल के बाकी हिस्सों में हल्की हलचल थी मगर प्रिंसिपल ऑफिस में पूरी शांत छाई हुई थी। दीवार पर घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। लैपटॉप की हल्की क्लिंकिंग, यही तीनों आवाजें फिजा में घुल रही थी। विजय वर्मा अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा हुआ फाइलों के दरमियान काम कर रहा था। उसकी नज़र स्क्रीन पर थी मगर चेहरे पर अजीब थकान के असर थे। ब्लैक शर्ट के बाजू कोहनियों तक चढ़े हुए थे। कलाई पर चांदी की घड़ी और सामने रखी फाइलों के बीच उसका व्यक्तिगत झलक रहा था। लंबे कद, चौड़े कंधों और तीखे नक्श वाले चेहरे पर कुदरती रब था जैसे किसी फौजी अफसर का होता है। उसकी निगाहें गंभीर थी मगर अंदर कहीं थकान और फिक्र छुपी हुई थी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा हल्के से खटका। आइए। उसने नजरें स्क्रीन से नहीं हटाई। रागनी अंदर दाखिल हुई, हाथ में फाइल और चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग सर, विजय ने कहा। रागनी, कुछ जरूरी बात है तो ठहरे वरना आप बाहर चली जाएं। आज मुझे बहुत जरूरी काम है। वह आहिस्ता से आगे बढ़ी। सर, अभी अभी आपके घर से कॉल आई थी। नौकरानी बता रही थी कि आपके बेटे रुद्र की तबीयत काफी खराब हो रही है, बुखार में है और बार बार रो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद आपको फौरन घर जाना होगा। विजय ने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। क्या दोबारा बुखार हो गया? उसकी आवाज में कठोरता के साथ बेचैनी भी थी। वह फौरन कुर्सी से उठा। कदम तेज थे मगर चेहरा भारी था। क्या करूं रागनी? रुद्र की हालत पिछले हफ्ते से खराब है। दवा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है। वह रुका, दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुक गया जैसे खुद से सवाल कर रहा हो। यह कैसे मुमकिन है? रागनी ने नरमी से पूछा। सर, कोई प्रॉब्लम है? आप चाहें तो मुझसे साझा कर सकते हैं। विजय ने सर उठाया। आवाज में उलझन थी। हाँ, प्रॉब्लम है। तुम जानती हो मेरे बारे में। मेरी बीवी मुझसे अलग हो चुकी है। तलाक के बाद रुद्र मेरे पास है। शुरू में सब कुछ ठीक था लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का रोग प्रतिरोध तंत्र कमजोर हो रहा है। दूध के फॉर्मूले प्राप्त नहीं है। प्राकृतिक दूध ही बच्चे को ठीक कर सकता है। मगर मैं क्या करूं? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी मगर इस वक्त दोनों को बहुत दूर लग रही थी। विजय के लहजे में कड़वाहट उतर आई। मेरी बीवी को बस अपनी खूबसूरती की फिक्र थी। मेकअप, पार्टियां, तस्वीरें, बस यही दुनिया थी। उसकी रुद्र की पैदाइश के बाद भी एक दिन मां नहीं बनी। कहती थी मैं अपना शरीर खराब नहीं होने दूंगी। आज जब डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बच्चे को माँ का दूध चाहिए तो मेरे पास बेबसी के अलावा कुछ नहीं। रागनी हमदर्दी से बोली, सर आप किसी दाई माँ का इंतजाम क्यों नहीं करते?
कई महिलाएं होती हैं जो इस जरूरत के लिए तैयार होती हैं, बस उन्हें आर्थिक मदद चाहिए होती है। विजय ने सर झटका कोशिश की। 2 दिन से हर जगह संपर्क कर रहा हूँ, कोई उपयुक्त औरत नहीं मिली। या तो कोई बीमार निकलती है या उनके बच्चों की उम्र ज्यादा होती है। मेरे रुद्र को तो अभी माँ के दूध की जरूरत है। वो भी तुरंत रागनी हिचकिचाते हुए बोली, देखती हूँ सर, शायद किसी चैरिटी संगठन या अस्पताल से मदद मिल जाए। कई जगह माएँ अपने बच्चों के बाद भी दूध दान करती हैं। मैं पता करके आपको बताती हूँ। विजय की आंखों में एक झलक की उम्मीद आई। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो रागनी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन रुद्र मेरा सब कुछ है। अगर उसे कुछ हुआ ना। उसकी आवाज भारी हो गई थी। रागनी ने धीरे से कहा, सर आप फिक्र न करें, मैं स्कूल संभाल लूंगी, आप फौरन घर जाएं। विजय ने हाँ कहा, फाइलें बंद की और कोट उठाया। दरवाजे तक पहुंचते ही बोला, अगर फोन आए तो कहना, मैं जल्द लौट आऊंगा। और हाँ, जो भी औरत माँ का दूध देने के लिए तैयार हो, चाहे कितने भी पैसे लेगी, मुझे तुरंत बताना प्लीज। जी सर, रागनी ने गंभीरता से जवाब दिया। सिया ने थका हुआ चेहरा, कंधे से लटकता बैग और हल्के पसीने से भीगा दुपट्टे के साथ दरवाजा खोला। स्कूल से लौटने के बाद उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत और खामोशी थकान लिखी हुई थी। बरामदे में सुमन और नेहा चारपाई पे बैठी सब्जियां काट रही थी। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थी, मगर जैसे ही सिया अंदर दाखिल हुई, फिजा का रंग बदल गया। नेहा ने नजरें मोड़ ली। सुमन ने छुरी एक तरफ रखी और तेज लहजे में बोली, जरा रुकना मैडम, कुछ बात करनी है तुमसे। सिया के कदम रुक गए। वह दरवाजे के पास रुक गई। जी भाभी। सुमन अपनी जगह से उठी, हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, ये सुबह तुमने क्या तमाशा लगाया था? तुमने नेहा दीदी के सामने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने दूध चोरी किया है। सिया तुरंत घबरा गई। नहीं भाभी, मैंने इल्जाम नहीं लगाया था। मैंने बस ये कहा था कि शायद आपके बच्चे ने या आपने लिया हो, क्योंकि आपके भी छोटे बच्चे हैं। मेरा इरादा। अरे मैडम, सुमन ने उसकी बात काट दी। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरा पति इस घर का सारा राशन देखता है, हर हफ्ते का खर्चा भी वही देता है। नेहा दीदी के पति बिजली, गैस, पानी, टैंकर सब कुछ संभालते हैं। तुम्हारा खर्चा भी इन्हीं में से निकलता है, और तुम्हें शर्म नहीं आई हम पर उंगली उठाते हुए? सिया ने नजरें नीची कर ली। भाभी, मैंने गलत मतलब नहीं कहा था। बस सुबह कमजोरी हो रही थी तो जल्दी से 1 कप दूध लिया था। बच्चे को भी दूध देना था, नाश्ता बनाना था, देर हो रही थी। सुमन ने व्यंग से हुंकारा भरा। हाँ हाँ, और हम लोग क्या पत्थरों पर चलकर आते हैं? हमारे भी 2-2 बच्चे हैं। हमने कभी किसी का दूध ना पिया, किसी के पैसे पर गुजारा ना किया। तुम अनोखी हो क्या? नेहा ने जो खामोशी बैठी थी अब बोली, देखो सिया, यहाँ रहना है तो उसूल से रहना होगा। तुम्हारा भाई अच्छा है, दिल बड़ा है, उसी ने तुम्हें यहाँ अपने घर पर जगह दी है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें नीचा दिखाओ। सुमन ने बात आगे बढ़ाई। खुद तो अपना घर उजाड़ कर हमारे सिर पर आ गिरी हो, तलाक लेकर बैठी हो, अब हमें ही मुसीबत में डाल रही हो। और सुनो, तुम्हारी माँ होती ना, शायद कुछ अकल देती, मगर अब तुम्हारा बच्चा भी हम पाले, तुम्हें भी ना। मैडम, ये बात दिमाग से निकाल दो। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। सिया के होंठ कांप गए, आंखों में नमी तैर गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिल चाहा जवाब दे, मगर जुबान जैसे बंद हो गई थी। उसने सिर झुका लिया। सुमन फिर बोली, हम पर एहसान मत जताओ। यहाँ रहना है तो अपने हिस्से के काम करो, बातों में इल्जाम मत लगाओ। हमें तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं। सिया कांपती आवाज में बोली, भाभी माफी चाहती हूँ, सुबह मेरी गलती थी, मैंने दिल दुखाया, मेरा इरादा नहीं था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुमन कठोर लहजे में बोली, अच्छा ही है कि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, आंखों के किनारे भीग गए। वह चुपचाप चप्पल उतारकर अंदर चलेगी। कदमों के नीचे फर्श ठंडा था, मगर दिल में एक जलती हुई तपिश फैल गई थी। अंदर आकर उसने बैग एक तरफ रखा। बच्चा जो सोफे पर बैठा खेल रहा था, उसे उठाकर बाहों में भर लिया। उसकी नन्ही गर्माहट उसके जख्मों पर मरहम की तरह लगी। सिया ने आंखें बंद करके उसे गले लगा लिया। बस तू ही है मेरा सहारा, दिल ही दिल में उसने कहा, और होठों से एक ठंडी सांस निकली। बाहर बरामदे में सब्जी काटने की आवाज फिर से शुरू हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अंदर एक औरत का समय खामोशी के बोझ तले धीरे धीरे दब रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। दूसरी तरफ विजय के कमरे में मद पीली रोशनी फैली थी। दीवार पर लटकी घड़ी रात के 12 बजा रही थी। विजय के चेहरे पर थकान की लकीरें थी, बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे हल्की सुर्खी थी, मगर गोद में तड़पते छोटे से रुद्र को थामे उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी तैर रही थी। बच्चा बेचैनी से रो रहा था। फीडिंग मुंह से लगाया हुआ वह धुतकार गया। विजय के हाथ कांपे। वह आहिस्ता से बोला, क्या करूं तुम्हारा? हाँ, क्यों नहीं पीते दूध? वह बार बार फीडर लगाता, बच्चा मुंह फेर लेता। कमरे में बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी, जैसे दीवारों में भी दुख से भर गई हो। विजय बेबसी से सिर झटका रुद्र को गले लगाया और धीरे धीरे उसे झुलाने लगा। बस करो ना, बस करो, जाओ मेरे बेटे प्लीज। मगर रोना कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था।
वह कुछ लम्हे खामोश बैठा, फिर जैसे दिल के अंदर से एक आवाज उठी, इसे माँ चाहिए। उसने गहरा सांस लिया, मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। पहली बार पर कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से एक थकी हुई मगर भारी आवाज आई, क्या बात है विजय? वह कुछ लम्हे चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज आ रही है तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा कितनी बुरी तरह से तड़प रहा है तुम्हारे लिए। इसे भूख लगी है, फीडर नहीं पी रहा। भगवान के लिए पहली पत्नी, कुछ तो रहम करो अपनी संतान पर। पहली पत्नी के लहजे में कठोरता उतर आई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विजय, ये तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मां नहीं बनना, तुमने जिद की थी, अब भुगतो। विजय की आंखों में नमी झलकी। यह बच्चा तुम्हारी जिद या मेरी गलती नहीं, ये एक जिंदगी है, वह तुम्हारा खून है। जिंदगी, मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती है अगर मैं इस सब में उलझ जाती। मुझे अपना करियर बनाना है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बड़े काम करने हैं। अगर मैं इन्हीं चीजों में फंस गई तो मेरा वजूद बेकार हो जाएगा। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जो बच्चे के लिए पागल रहती हैं। मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क। विजय ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। तो फिर इस बच्चे का क्या करूं? इसका क्या कसूर है? इसे माँ की जरूरत है, वह बेपरवाही से बोला। मुझे नहीं पता नापरवाही की। और सुनो, दोबारा मुझे फोन मत करना। मैं जिसके साथ डेट कर रही हूँ, अगर उसे पता चल गया कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो वो गुस्सा होगा तुम्हारी बातें सुनकर। वह हंसेगा कि मैं अब भी पिछले रिश्तों में फंसी हूँ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। विजय के लबों पर कड़वाहट उतर आई। इतनी जल्दी तुमने मूव ऑन कर लिया? वह कठोर लफ्जे में बोली। हाँ कर लिया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी संवारनी है। और याद रखना, अगर दोबारा कॉल की तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगी। तुम्हारी संतान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाए तो मेरी बला से। ये शब्द जैसे किसी तेज धार से उसके सीने को काट दिए थे। वह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर एक भरी सांस के साथ बोला, तुम मर जाओ। पहली पत्नी, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द निकला, भगवान की कसम तुम्हारे घर आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते उसने कॉल कट कर दी। कमरे में लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। बच्चा अब भी उसके गले से लगा था। विजय के चेहरे पर गुस्से की जगह टूटी हुई शांति फैली थी। उसने कांपते हाथों से दोबारा फीडर बच्चे के मुंह के करीब किया। बच्चा थोड़ा सहमा, फिर धीरे से फीडर पकड़ लिया। विजय ने अपने हाथों से बच्चे के सर पर हाथ फेरा। आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला। बाहर हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और पर्दा हल्का सा सरक गया। उसके चेहरे पर साया पड़ा, मगर अंदर की रोशनी लौट आई। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं हूं ना, तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बच्चा धीरे धीरे सो गया। विजय के चेहरे पर पहली बार शांति का हल्का सा असर उभरा, मगर दिल के अंदर वह खालीपन अभी भी गूंज रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में विजय कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर झुककर हर क्लास की फुटेज देख रहा था। चारों ओर खामोशी थी, सिर्फ एयर कंडीशनर की मध्यम घन गरज सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक वीडियो क्लिप चलता गया। उसका चेहरा झुलझुलाहट से भर गया, मगर जब नर्सरी की फुटेज खुली तो उसकी नजरें एक मंजर पर ठहर गई। हल्के पर्दे के पीछे एक औरत अपने नन्हे बच्चे को बाहों में समेटे दूध पिला रही थी। चेहरा इत्मीनान में डूबा हुआ, मगर आंखों के नीचे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत ऑफिस की बेल बजाई, जिसमें रोहिणी, मिस सिया को फौरन मेरे ऑफिस में भेजो। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ जाए। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सिया अंदर दाखिल हुई, नजरें झुकाकर दरवाजे के करीब रुक गई। विजय ने कुर्सी से टेक हटाकर सीधा बैठते हुए रूखे लहजे में कहा, मिस सिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हर आधे घंटे बाद अपने बेटे को नर्सरी क्लास में दूध पिलाने किसकी इजाजत से जाती हैं? क्या आपको अंदाजा है वहाँ दूसरे बच्चे भी मौजूद होते हैं? आपको जरा सा भी एहसास नहीं कि आपके इस रवैये से क्या प्रभाव हो जाएगा मेरे स्कूल का? सिया ने चौंक कर ऊपर देखा। सर, मैं वह बोलने ही वाली थी कि विजय ने लैपटॉप उसकी तरफ मोड़ दिया। स्क्रीन पर वही फुटेज चल रही थी। सिया के चेहरे पर शर्मिंदगी का रंग छा गया। वह कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, सर, मैं अकेली माँ हूँ, बाहर का दूध अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अपना ही दूध बच्चे को पिलाती हूँ। मगर अगर आपको, वह धीमी आवाज में बोली, अगर आपको एतराज है तो मैं फीडर में ले आऊंगी, दाई पिला देगी। उसकी आवाज भीगी हुई थी, जैसे लफ्जों के साथ आंसू भी गिरने को तैयार हो। विजय के चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं माफ करना चाहता हूँ, मेरा इरादा आपको दिल दुखाने का नहीं था। कुछ ठहराव के बाद वह मध्य लहजे में बोला, वैसे मैडम, अगर बुरा ना मानेंगी तो पूछ सकता हूँ, आप अकेली माँ क्यों हैं? सिया ने फौरन नजरें उठाकर उसे देखा, फिर नरमी मगर मजबूती से बोली, सर, मैं अपनी निजी जिंदगी का ये चर्चा नहीं करना चाहती। विजय ने गहरी सांस ली। दरअसल मैंने ये सवाल यूं ही नहीं किया। वह कुर्सी से जरा उठा, आवाज भारी हो गई। मेरा अपना बेटा पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं पी रहा, फीडर, दूध, कुछ भी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उसे माँ का दूध नहीं मिला तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। मेरी पहली पत्नी हमें छोड़कर जा चुकी है। मैं हर जगह गया, काफी औरतों से अनुरोध किया, मगर आजकल कोई तैयार नहीं होता। वह लम्हा भर कर रुका,
फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ ये गैर मामूली बात है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी सैलरी दुगनी कर दूंगा। बस इतनी सी गुजारिश है। सिया की आंखों में हैरानी और नरमी एक साथ उतर आई। वह कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सर मैं माफी चाहती हूँ। मैं किसी अजनबी बच्चे की दाई माँ नहीं बन सकती जो मेरे असूलों के खिलाफ है। विजय फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बेबसी थी जो गरिमा से बड़ी लग रही थी। उसने दोनों हाथ आगे जोड़ दिए। प्लीज मिस सिया, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बाप हूँ मगर बेबस। बाप अपने बच्चे को रोज बिलखता हुआ देखता है, कुछ कर नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि आप अच्छी औरत हैं, भरोसेमंद है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अगर आप मदद कर देंगी तो शायद मेरा बच्चा बच जाए। सिया की आंखों में नमी तैर गई। उसने नजरें चुराई मगर दिल में कुछ नरम होने लगा। आप सच में इतने मजबूर हैं? विजय की आवाज जैसे गले में अटक गई। उसकी सांसें कमजोर हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि वक्त कम है। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद सिया ने हल्की सी सांस ली और नरम लहजे में बोली, ठीक है सर, मैं आपकी मदद कर दूंगी। विजय के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की लहर दौड़ी। वह धीरे से बोला, धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट और है। आज आप स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे साथ चले। मेरे घर मेरे बच्चे को फौरन दूध की जरूरत है। वह कुछ लम्हे सोचती रही। चेहरे पर दुविधा के आसार थे, मगर फिर धीरे से स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी फिर से छा गई। सिर्फ वह दोनों थे, एक मजबूर बाप और एक नरम दिल औरत, और एक बच्चा जो कहीं सांसों की दहलीज पर उम्मीद का इंतजार था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर जाने के बजाय उसके साथ उसकी हवेली आ गई थी और अब कमरे के अंदर बैठी उस मासूम 3 साल के बच्चे के रुद्र को दूध पिला रही थी। घर के विशाल हॉल के दरवाजे के बाहर विजय बेचैनी से टहल रहा था। हाथ कभी घड़ी की तरफ जाते तो कभी बालों में उलझते। कमरे के अंदर से कभी रुद्र के रोने की मध्यम आवाज आती, कभी खामोशी सी छा जाती। उसकी नजरें दरवाजे पर जम सी गई थी। वह अंदर जाना चाहता था, अपने बच्चे को सामने बैठकर देखना चाहता था, लेकिन वह बेहद मजबूर था क्योंकि इज्जत सामने आ रही थी, इसलिए वह अंदर नहीं जा सकता था। कुछ लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। सिया बाहर निकली, बाजुओं में रुद्र को लिए। बच्चे का चेहरा शांत था, आंखें बंद, सांसें नियमित। विजय उसे देखता ही तड़प कर बोला, रुद्र को दूध पिला दिया आपने? वह सो गया है, अब कैसा महसूस कर रहा है? उसने दूध पिया ना? विजय ने बेकरारी से सवाल किया। सिया ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। जी सो गया है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी कमजोर है। फिर थोड़ी देर के ठहराव के बाद धीरे से बोली, सर इसे वाकई माँ की ममता की जरूरत है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी पूर्व पत्नी से बात करें। बच्चा बहुत छोटा है, ऐसे वक्त में माँ से बढ़कर कोई संभाल नहीं सकता। विजय के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आई। आपको अंदाजा नहीं है, वो औरत अब माँ कहलाने के लायक नहीं रही। खैर, वह थोड़ा रुका। अगर आपको 2 मिनट मिल जाए तो कुछ बात करनी है, जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करता। उसकी नजरें उसके चेहरे पर ही थी। सिया ने फौरन ना कहा, नहीं सर, मुझे अब घर जाना है, फैमिली इंतजार करती होगी। उसका अंदाजा लिया ही था। वह जानती थी कि उसका पृष्ठभूमि इतनी मजबूर नहीं है, इसलिए वह अपना हर कदम सोच समझकर रखना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ मामला थोड़ा कठोर था। वह एक बार फिर मिन्नत भरे अंदाज में बोला, प्लीज। सिर्फ वह कुछ लम्हे उसके लहजे में नरमी नहीं, मिन्नतें थी। इंसान अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, मगर जब बात संतान की आती है, उससे ज्यादा कमजोर इंसान कोई नहीं होता। सिया लम्हा भर को चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मेरी फैमिली खुले दिमाग की नहीं है। मैं देर से घर जाऊंगी तो वह लोग उल्टा मतलब निकालेंगे। मैं आपके बच्चे के बारे में फिलहाल किसी को बताना नहीं चाहती। उसने सिर हिलाया था और उसे लेकर सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने नौकरानी को बुलाया था और रुद्र को उसके हवाले कर दिया। कमरे में मध्य रोशनी थी। सोफे के सामने टेबल पर कुछ फाइलें और एक आधी भरी हुई कॉफी का कप रखा हुआ था। विजय ने बैठते हुए गहरी सांस ली, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकती हैं? मतलब आप अकेली माँ कैसे बनी? आपके पति कहाँ हैं? आपके बेटे का बाप कौन है? सिया ने नजरें झुका ली। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी निजी जिंदगी पर बात नहीं करना चाहती। वह उसकी बात सुनकर गंभीरता से बोला, मैं समझ सकता हूँ, मगर कभी कभी किसी के दुख को सुनना ही हल्का पहला कदम होता है। सिया ने खामोशी से सांस खींची, फिर धीरे से बोली, मेरा पति बहुत हिंसा करता था। रोज का झगड़ा, रोज की मारपीट, बस बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैंने तलाक ले ली। भाइयों ने मेरा साथ दिया। फिर वह थोड़ा रुकी और फिर आगे बोली, अब उनके घरों में अपनी अपनी बीवियां हैं और अपने अपने बच्चे हैं। मैं एक बोझ बन गई हूँ। शादी के वक्त भाइयों ने मेरा हिस्सा भी दे दिया था, मगर वह पैसे अब खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि मैं परेशान रहती हूँ। मुझे मेरे बेटे का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि मैं आपके बेटे को दूध पिलाने पर राजी हुई, क्योंकि एक दिन माँ के बच्चे का दर्द मैं समझ सकती हूँ। विजय खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर हमदर्दी और सोच की मिली जुली स्थिति थी। फिर धीरे से बोला, सिया,
मैं शायद गलत वक्त पर गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप ही वो औरत हैं जो मेरे बच्चे के लिए माँ बन सकती हैं। आप में वो तड़प है, वो मोहब्बत है जो एक अजनबी बच्चे को भी मिल सकती है। सिया ने चौंक कर ऊपर देखा। क्या मतलब? उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। विजय गंभीरता से बोला, देखिए, आप यहाँ से चली जाएंगी तो कोई गारंटी नहीं कि कल रुद्र ठीक रहेगा या नहीं। इसे हर कुछ घंटे बाद दूध चाहिए। बाहर की औरत पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। आप समझदार हैं, बाइज्जत औरत हैं। अगर आप चाहें तो मैं वह लम्हा भर को रुका, फिर साफ शब्द में बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता हूँ। आपके बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ। आपको एक छत और एक शांति भरी जिंदगी देना चाहता हूँ। आपके बेटे को एक बेहतरीन भविष्य देना चाहता हूँ और बदले में सिर्फ आपका अस्तित्व चाहता हूँ जो मेरे बेटे को खुशी दे सके। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, आप पागल हो चुके हैं। ये कैसी बात करे हैं? वह एक सोफे से उठी और उसकी कल्पना भी नहीं थी कि यह आदमी ऐसी बात करेगा। उन्हें देखकर उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि इतना भरोसेमंद आदमी कभी ऐसी बात भी कर सकता है। विजय भी उठते हुए बोला, नहीं, पागल नहीं हूँ, हकीकत पसंद बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अकेली हैं, मैं भी, आपको एक सहारे की जरूरत है और मुझे भी एक माँ की, जो मेरे बच्चे के लिए है। मैं इज्जत से आपको अपने घर में रखना चाहता हूँ, किसी मजबूरी से नहीं, महज जरूरत से। प्लीज मेरी मदद कर दो, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। सिया के लब थरथराए। मैं किसी जरूरत नहीं बनना चाहती सर, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। आज आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कल जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा, आप मुझे और मेरे बेटे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। मैं फिर भी ये कदम नहीं उठा सकती, सोच लीजिए। विजय फिर बोला, शादी सिर्फ कागजी ताल्लुक नहीं, एक बच्चा इसके बीच है जिसकी सांसें अब उम्मीद पर चल रही है। मैं आपको वक्त देता हूँ, आज रात तक फैसला कर लीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को पूरा हक मिलेगा और वैसे भी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि यह अब मेरे बेटे का ढाई भाई दोनों के दरमियान रिश्ता बन गया है। प्लीज मेरी मदद करो। सिया ने खामोशी से रुद्र को अपने बाजू में मजबूती में थामा। उसकी आंखों में एक नमी सी चमक थी, शायद खुद से लड़ने की गवाही थी। फिर कुछ कहे बगैर मुड़ी, दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद हुआ तो विजय के लबों पर एक लंबी सी सांस निकली। कमरे में खामोशी सी, मगर दीवारों पर जैसी किसी फैसले की गूंज अटक गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे। कुछ लम्हे बाद दरवाजा जोर से खुला। वह चौंक गई। सामने उसका बड़ा भाई था, माथे पर बल, आंखों में गुस्सा। वो फौरन उठ खड़ी हुई, घबरा कर बोली, भाई। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वह लड़खड़ा गई। दलिया का प्याला हाथ से गिरकर फर्श पर बिखरा। बच्चा चौंक कर रोने लगा। वह दहाड़ कर, क्या गुल खिला रही हो? तुम मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि तुम किसी बड़ी गाड़ी में आई थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वह लड़ती आवाज में बोली, भाई मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल, मगर वह चीख कर बोला, चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले अपना घर उजाड़ लिया, अब हमारे घर में रहते हुए भी बदनाम करोगी। तुम्हारी भाभी भी बता रही थी कि आजकल तुम बहुत वक्त के बाद आती हो। किसके साथ थी सिया? सच बताओ। अगर तुमने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे पति से तुम्हारा डाइवोर्स ये सब करने के लिए नहीं करवाया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं किसी के साथ नहीं थी भाई, बच्चे की बातों के बहाने मत बनाओ। वह उसकी बात काट कर बोला, हम तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तुम्हें छत दी है और तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं। रात भर मेरी तुम्हारी भाभी से लड़ाई हुई, तुम्हारी वजह से। कह रही है कि तुम्हारी वजह से घर की शांति खत्म हो गई है, और वह बिल्कुल ठीक बात बोल रही है। शांति के साथ साथ हमारी जिंदगी भी तुम्हारी वजह से मुश्किल में आ रही है। वह मुश्किल से बोली, मैंने क्या किया है भाई? मैं बस काम से। वह एकदम आगे बढ़ा, उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी गैरत होती तो अपनी भाभी का दिल जीती, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी करनी है। तुम्हें लग रहा है कि यह घर तुम्हारा बाप का है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। बाप का घर तब था जब वह जिंदा थे। मैंने तुम्हें हिस्सा भी दे दिया। अब यह घर मेरा और मैं छोटे का है। यह बात तुम ठीक से याद कर लो। अब बहुत हो गया है, अपना बंदोबस्त कर लो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं रख सकता। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। इस बात से बेखबर कि पीछे मौजूद उसकी बहन, जो इन दोनों भाइयों की लाडली थी, कितनी बुरी तरह टूटी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चा अभी तक रो रहा था और वह खुद भी टूटकर सोफे पर बैठ गई। गाल पर निशान अभी भी जल रहा था, मगर दिल के अंदर जो दर्द उठा था वह ज्यादा गहरा था। आंसू बहने लगे, एक के बाद एक। उसने अपनी बाहों में बच्चे को लिया, सहलाया, मगर खुद के हाथ कांप रहे थे। दीवार के साथ टेक लगाकर वह चुपचाप रोती रही। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी कमर सीधी की, बैग के अंदर से अपना मोबाइल निकाला। उंगलियां हल्की सी कपकपा रही थी। उसने स्क्रीन पर विजय का नंबर खोला। लंबे विचार के बाद संदेश टाइप किया, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम कल ही शादी कर सकते हैं। लिखने के बाद उसके देर तक उस मैसेज को देखा। बच्चा उसके बाजू पर सर रखकर सो चुका था। वह कुछ लम्हे खामोश रही,
फिर एक गहरी सांस ली और भेजे मैसेज पर उंगली रख दी। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें सूखने लगी थी। बाहर सहन में हवा हल्की सी चलने लगी, जैसे सब कुछ ठहर कर देख रहा हो कि एक औरत ने आखिर हार मान ली। शायद पहली बार अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत की थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ। वो सोफे के कोने पर बैठी थी, सादी सफ़ेद सलवार कमीज में, सर पर हल्का सा दुपट्टा, गोद में बच्चा जो नींद में था। उसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी, जो कई दिनों के रोने और जागने के बाद आती है। दरवाज़ा खुला तो विजय अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर शांति मगर नजरें बोझिल। उसके पीछे वकील साहब भी थे। सिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। विजय उसके बराबर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक फैसला था। विजय ने गहरा सांस लिया और सिया की तरफ देखा। सिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो प्रक्रिया शुरू कर दे। वह नजरें झुका गई। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। आंखों के सामने वह लम्हे घूमने लगे जब उसका पहला पति उस पर हाथ उठाता था, जब भाई ने थप्पड़ मारकर घर से निकल जाने को बोला, जब भाभी के शब्दों ने उसे छलनी कर दिया था। सब मंजर एकदम ताजा हो गए थे। उसने अपने बेटे विनय के नरम बालों पर हाथ फेरा। वह सो रहा था, बेखबर, जैसे किसी और दुनिया का इंसान। मुश्किल के साथ सिया ने हाँ कहा, जी शुरू करें। विजय ने वकील साहब को इशारा किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें पलकों में रोक लिया और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। विजय ने गहरी सांस से सिया को देखा, जैसे उसकी थकान, दर्द और डर सब एक पल में समझ गया हो। फिर वही वकील साहब ने कहा, मुबारक हो, आप दोनों पति पत्नी हैं। सिया ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ किए। वो कुछ नहीं बोली, बस बच्चे को थोड़ा सा करीब कर लिया। विजय ने धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। वो चुप रही, मगर दिल के अंदर एक खाली सी शांति उतरने लगी। शायद स्वीकार की या शायद थकान के बाद की शांति। कुछ देर बाद ही उसे विजय के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद परफ्यूम की नरम रोशनियों में सजा हुआ वह नया कमरा खामोश खड़ा था, जैसे खुद भी ये लम्हा समझने की कोशिश कर रहा हो। सिया बेड के किनारे बैठी थी, गोद में विनय, पास ही रुद्र नींद में था। दुपट्टे का पल्लू उसके हाथों में मरोड़ रखा गया था। शादी को कुछ घंटे गुजर चुके थे, मगर दिल अभी भी बेचैन था, जैसे कोई फैसला अभी भी बाकी हो। कुछ लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। विजय अंदर आया, सफेद कुर्ता सलवार पहने, चेहरे पर खामोशी। सिया फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई, नजरें झुकी हुई, दिल की धड़कनें जैसे कानों तक सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। कुछ लम्हों तक रोई, कुछ नहीं बोला, सिर्फ घड़ी की सुइयों की चलने की आवाज थी। विजय ने नजरें नीचे रखते हुए बोला, सिया, मुझे मालूम है ये लम्हा आपके लिए कितना भारी है। वह चौंकी मगर खामोश रही। मैं जानता हूँ कि एक औरत जो पहले ही बहुत जख्म झेल चुकी है, उसे फिर से एक बंधन में बांध देना आसान नहीं होता। मैं ये सब समझता हूँ, मगर मुझे एक बात साफ कहनी है। हवा में जैसे एक लम्हे को शांति छा गई। सिया ने आहिस्ता से सर उठाया। मैंने आपसे शादी खुद के लिए नहीं की, अपने बेटे के लिए की है। मेरे बच्चे को माँ की जरूरत थी, वह नरमी व स्पर्श जो सिर्फ एक माँ को माँ दे सकती है। सिया ने सांस भरी नजरें नीची की। विजय ने बात जारी रखी, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता और ना चाहता हूँ कि आप मुझसे कोई उम्मीद रखें। हम दोनों एक कमजोर मुकाम पर खड़े हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, सब कुछ पहले ही खो चुका है। मैं खोखला इंसान हूँ, जिसके पास देने को कुछ नहीं। उसके हर शब्द जैसे छुरी की तरह लगे। सिया ने धीरे से पूछा, तो फिर ये रिश्ता? विजय ने लम्हा भर के लिए नजरें उठाई। ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी है, एक बच्चे के लिए जो हम दोनों के दरमियान पल है। आप माँ बन सकती है, मगर पत्नी नहीं। मैं आपको वह रुतबा नहीं दे सकता जिसकी आप शायद हकदार हैं। सिया की आंखों में नमी उतर आई। वह आहिस्ता से बोली, मैंने सोचा था शायद ये नया शुरुआत होगा। मैंने खुद को आपके सहारे सुरक्षित समझने लगी थी। विजय हल्की सी कड़वाहट मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सहारा नहीं दे सकता सिया, मैं खुद सहारा ढूंढ रहा हूँ। कुछ लम्हे के लिए कमरे में खामोशी फैल गई। रुद्र ने नींद में करवट बदली। विजय ने हल्की सी सिसकी ली। सिया ने बच्चे को गले से लगा लिया, जैसे दुनिया का हर बोझ उसी लम्हे उस पर आ गिरा हो। विजय उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और यही इज्जत मेरी हद में है। आप आराम करो, मैं दूसरे कमरे में हूँ। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। सिया कुछ लम्हे स्थिर बैठी रही, फिर निगाहें अपने दोनों सोते बच्चों पर गई। रुद्र के चेहरे पर शांति थी, विनय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। रुद्र का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। पिछले 3 हफ्तों से उसने बच्चे को बस सुबह की एक झलक में ही देखा था। दिल ने हजार बार समझाया कि खुद को काबू में रखे, मगर धैर्य जवाब दे गया। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकलता हुआ बच्चे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो लम्हा भर रुका।
दिल कर रहा था कि वापस लौट जाए, मगर कदम नहीं माने। उसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। कमरे में मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी थी। मंजर ने उसे ठहर जाने पर मजबूर कर दिया। सिया बिस्तर के किनारे आधी लेटी हुई थी, जबकि विनय उसके कंधे से लगा सो रहा था और रुद्र उसके बाजू में था। दोनों बच्चों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे थे। एक जैसी मासूमियत, एक जैसी सांसों की रवानी। विजय खामोशी से कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी नजर सबसे पहले अपने बेटे पर पड़ी, फिर सिया के चेहरे पर, जो थकान से काला पड़ गया। मगर अगले ही लम्हे वह चौंका। लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रहा। सिया की निगाहों पर ठहर गई। एक लम्हे में जैसे वह सब कुछ समझ गया था। यह औरत जो किसी के ताने सह चुकी है, किसी के थप्पड़ बर्दाश्त कर चुकी है, अब अपनी औलाद के लिए गीले बिस्तर पर भी सो रही है। दिल के अंदर कोई नरम सा किनारा टूटा। सिया की अचानक ही नींद खुली और वह तुरंत विजय को देखकर बोली, सर आप यहाँ पर, सब ठीक तो है? विजय ने नजरें रुद्र पर डाली, फिर बोला, अगर विनय को कुछ चाहिए हो तो बता देना, कुछ भी चाहिए तो बोलना, क्योंकि वह मेरा बेटा है। सिया चौंकी। उसकी आंखों में कुछ लम्हे के लिए नमी आ गई। जी धन्यवाद। कमरे में फिर से खामोशी उतर आई। विजय ने आहिस्ता से रुद्र के सिर पर हाथ फेरा, फिर निगाहों में अजीब सी शांति लिए वापस कमरे की तरफ रवाना हो गया। दरवाजा बंद हुआ, मगर उसके दिल में पहली बार कुछ नरम सा रोशन हुआ। शायद ये एक एहसास, शायद पछतावा, या शायद किसी नए रिश्ते की खामोश शुरुआत थी। सिया ने बच्चों का चेहरा देखा, फिर आंखें बंद करके सरगोशी की। शायद वह इतने बुरे नहीं जितना मैंने सोचा था। अगले दिन शाम नरम हवा के साथ खामोशी में ढल रही थी। हॉल के एक कोने में सिया घास पर बैठी थी। उसकी गोद में रुद्र आधा सोया सा लेटा हुआ था, जबकि सामने टेबल पर विनय रंग बिरंगे खिलौने से अपना किला बना रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से टूटकर उनके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रही थी। उसी लम्हे पीछे से कदमों की आहट भरी आवाज आई। वह चौंकी और मुड़कर देखा। विजय था, हाथ में गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए, जैसे कई बातें फूलों के रंगों में छुपा लाया हो। करीब आते ही वह रुका नहीं, धीरे से झुका और बिना कुछ कहे उसके सर पर प्यार किया। वह कुछ लम्हे के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई, हाथ खुद ब खुद विनय के पास और मजबूती से लिपटे। विजय ने गुलदस्ता उसके सामने रखा। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई तुमने? और ये इतने हल्के रंग क्यों पहनती हो? शादीशुदा औरत हो, जरा डार्क कलर पहना करो। सिया ने नजरें झुकाई, मगर कुछ बोली नहीं। वह आगे बोला, आज रात को शॉपिंग पर चलते हैं। कुछ ड्रेस तुम्हारे लिए खुद लूंगा। बच्चे नौकरानी के पास रह जाएंगे और हम डिनर भी बाहर करेंगे। पति पत्नी वक्त गुजारेंगे। नहीं, वह फौरन बोली। लहजे में एक अजीब सी थकान थी। अगर जाना है तो बच्चे साथ जाएंगे। नौकरानी साथ हो सकती है, मगर मैं अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ सकती। उनके लिए भरोसा किसी औरत पर नहीं, खुद पर है मुझे। विजय कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर जिद नहीं थी, बस खामोश फैसला था। वह आहिस्ता से उसके करीब आया, हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियां थाम ली। एक बात पूछूं? पूछिए। वह लम्हा भर चुप रहा, जैसे शब्द तोल रहा हो, फिर बोला, कभी मेरी संतान को देखकर तुम्हें सौतेलापन महसूस हुआ है? सिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर फौरन बोली, नहीं, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं लगा। सौतेला वह रिश्ता होता है जो फासलों से बनता है। यह बच्चा तो 3 महीने का है, अभी तो सिर्फ गोद की गर्मी पहचानता है। जो बच्चा नींद में माँ की खुशबू तलाशे, उसके लिए गैर का शब्द कैसा? और वैसे भी मैं इसकी दाई नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा बेटा है, तो फिर इसके बारे में ऐसा एहसास नहीं आ सकती। विजय कुछ देर खामोश रहा। हॉल में सिर्फ विनय के खिलौने की खटपट थी। फिर धीरे से बोला, तुम जानती हो मेरी पहली पत्नी, ये बच्चा चाहती ही नहीं थी। मैंने जिद की तो उसने जन्म तो दे दिया, मगर स्वीकार नहीं कर सकी। उसे डर था कि उसकी शारीरिक खूबसूरती खत्म हो जाएगी। वह एक्टर बनना चाहती थी, मां नहीं। उसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली। मगर कल रात जब मैंने तुम्हें देखा, गीला बिस्तर, थका हुआ चेहरा, मगर फिर भी इन दोनों को गले लगाए, तब समझ आया, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वह हर औरत एक जैसी नहीं होती। हर ममता का रंग अलग होता है। मैंने तुम्हें पहली रात बहुत कुछ कह दिया था, जो नहीं कहना चाहिए था। सिया की आंखों में नमी आ गई, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। विजय ने आस्था से कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, तुमसे एक नई जिंदगी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार कर लोगी? सिया ने रुद्र के माथे को चूमते हुए नजरें उठाई। जिंदगी किसी एक गलती पर खत्म नहीं होती विजय, लेकिन एक सच्चाई पर दोबारा बन सकती है। और वह यही सच है कि अगर दिल बदला जाए तो रिश्ता भी बदल सकता है। विजय के चेहरे पर शांति सी उतर आई। उसने बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तो फिर आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। गुजरे दिनों की बात, ना किसी पुरानी दीवार की दरार, बस ये 3 सांसें, तुम, मैं और ये दोनों। सिया ने कहा, हाँ स्वीकार है। हॉल में उस लम्हे जैसे नरम हंसी में बदल गई। विनय ने अपने खिलौनों के किले के बीच से झांक कर कहा, मम्मी पापा देखो, ये मेरा घर है। शब्द टूटे फूटे थे। विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, और इसी घर के साथ हमारी जिंदगी भी फिर से बन रही है। सिया की आंखों में चमक उठी। उसने रुद्र को गोद में और करीब कर लिया। कमरे की हवा जैसे कुछ पल को ठहर गई। कोई शोर नहीं था, बस रिश्तों के जुड़ने की अनकही गर्माहट थी, जैसे टूटा हुआ धागा खुद ब खुद वापस गांठ बनकर मजबूत हो गया हो।
और उसी नरम रोशनी में एक नया परिवार खामोशी से सांस लेता हुआ फिर से जन्म ले रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।